हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी में काव्य खंड से एक नया कविता हम लेके आए हैं, संगतकार। और ये कविता लिखी है मंगलेश डबराल ने। तो यहाँ इस कविता में वो संगतकार के बारे में कहते हैं। अब ये संगतकार क्या होता है? संगतकार का मतलब होता है किसी की मदद करना। मदद का मतलब जैसे किसी कंपनी में कोई बहुत सारे एक मालिक होता है और जो मेन उसका जो है मालिक होता है, उसके साथ बहुत सारे जो है वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। आप स्कूलों में देखिए, आपके जो प्रिंसिपल हैं उनके संरक्षण में सभी काम करते हैं, टीचर्स होते हैं, बाबू लोग होते हैं, और भी जो है वहां पर वर्कर्स होते हैं। तो ये जो है सब वो उनकी जो है मदद करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर जो कविता लिखी गई है संगतकार, ये कविता लिखी गई है एक संगीत में। जब कोई म्यूजिक होता है, जब कोई गाना गाया जाता है, तो उस गाने में एक मुख्य नायक होता है जो गाना गाता है, जिसको हम गायकार कहते हैं। लेकिन उस गायकार के साथ कुछ मदद करने वाले या पीछे से धीमी आवाज में कुछ और आवाजें भी सुनते हैं, वो संगतकार उन्हें कहा जाता है। क्योंकि वो उस संगीत जो आपका गायक है उसकी मदद करने वाला होता है। तो संगीत गाते समय जब गायक क्या करता है, संगीत को गाता है, गाने को गाता है, तो वो बीच बीच में अंतरा को गाता है। एक तो जो मुख्य गाना होता है, जो 2-3 पंक्तियां वो तो चलती हैं, लेकिन उसमें अंतरे आते हैं। अब ये जो संगीतकार है या फिर जो गायक है, वो जब उन अंतरों पर जाता है तो वो थोड़ा उसके लिए कठिन हो जाता है। और जब वो उन अंतरों पर जाता है, उन अंतरों को आता है, लेकिन कभी कभी वो जो है उस मुख्य गाने के बोल जो है भूल जाता है। वहां पर मदद करते हैं उसको संगीतकार। तो आइए इस कविता को पढ़ेंगे। तो मंगलेश डबराल ने जो है 4 कविता उनकी संग्रह प्रकाशित हुई हैं, जिसमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। और इस कविता में जो संगतकार है, इसमें कविता गायन में मुख्य जो गायक होता है उसका साथ देने वाले जो संगतकार हैं, उनकी भूमिका के महत्व के बारे में यहाँ पर वो विचार करती है। हम अक्सर जब कोई गाना सुनते हैं तो हम सिर्फ उस गायकार के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन असल में जब हम उस गाने को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो वो गाना सिर्फ एक गायक की भूमिका नहीं होती है। उसमें जो पीछे से म्यूजिशियन होते हैं, जो गाने को सुंदर बनाते हैं, गाने को 4 चांद लगा देते हैं। साथ में जो संगतकार होते हैं, जो गायक के साथ रहते हैं। जब गायक जो है किसी अंतरा को गाता है, उसके बाद पुनः वो उस गाने के जो मुख्य बोल होते हैं उनको गाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक हो गए, फिल्म हो गए, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए, जब भी कोई नाटक होता है या कोई फिल्म आप देखते हैं, तो क्या एक फिल्म, देखो हम किसे कहते हैं, फिल्म के नायक पर हमारा फोकस रहता है। जो आपके हीरो होते हैं या हीरोइन होती हैं, जो नायक और नायिका होती हैं, उन पर ही हमारा फोकस रहता है। यदि कोई फिल्म बहुत अच्छी बनी है तो क्या सिर्फ नायक की वजह से बनी है? उसमें जो और भी कलाकार होते हैं उनकी भी भूमिका होती है। ठीक है। कविता हमें यह संदेश संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। इस कविता के माध्यम से
कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी नाटक है, कोई भी फिल्म है, संगीत है, नृत्य है, वो सिर्फ मुख्य नायिका की भूमिका नहीं उसमें होती है। हालांकि मुख्य नायक या नायिका को ही जो है बहुत ज्यादा उसमें जो है महत्व मिलता है, लेकिन हम जो है उन पीछे के जो कलाकार हैं, संगीत में भी, यहाँ इस कविता में उन्होंने संगीत के बारे में बताया है, पीछे जो साथ देने वाले होते हैं, जिनकी भी इसमें जो है अपना अपना महत्व होता है, इस पर हम ध्यान दें। इसीलिए यहाँ पर कवि ने ये कविता लिखी है। वे कहते हैं वो अपना, सबका अपना महत्व होता है और उनका सामना न आना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी मानवीयता है। अब देखो, जब कोई गायक गाना गाता है तो आप उसमें मुख्य गायक को ही देखेंगे, आप उसको मुख्य गायक को ही सामने देखेंगे, लेकिन पीछे से जो लोग गाते हैं उनको आप कभी भी सामने नहीं देखेंगे। तो क्या ये उनकी कमजोरी है? नहीं, ये इनकी कमजोरी नहीं है, ये इनकी मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो कि हम जो है इसे अपने सामने जो है घटित होता देख रहे हैं। इस प्रकार से ये कविता लिखी गई है। तो गाने तो सभी लोग सुनते हैं और आजकल तो बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं। आप कहीं फंक्शन में भी जाते हैं, वहां पर जो है गायकारों को बुलाया जाता है और वो वहां मंच पर भी, स्टेज पर भी जो है इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, वहां पर वो गाना गाते हैं। तो अब जब आप कविता को पढ़ेंगे उसके बाद आपका ध्यान सिर्फ उस गायक पर नहीं होगा, लेकिन इसके बजाय उन संगीतकारों पर भी होगा, उन छोटे कलाकारों पर भी होगा जिनका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन वो सामने नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें महत्व नहीं देते हैं। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। संगतकार। अब जैसा कि हमने आपसे बताया, ये जो कविता है, तो देखिए इस कविता में क्या कहा गया है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सम्मान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। तो ये था संगतकार। आगे क्या कहा गया है, गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, वह विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो ये है संगतकार। अब यहाँ पर जैसे कि हमने कहा, संगतकार का मतलब हो जाता है साथ देने वाला। अब साथ देने वाला आपका किसी भी संस्था में जब हम किसी काम को मिलकर करते हैं, जब कोई बहुत बड़ा काम होता है या कोई ग्रुप का काम किया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अब एक गीत जब आप सुनते हैं, संगीत को जब आप सुनते हैं, तो पीछे से जो म्यूजिशियन वाले होते हैं, ठीक है, कई बार उस संगीतकार के पीछे बहुत सारे जो बजाने वाले होते हैं, जो सुर देते हैं, जो धुन देते हैं, उनका हाथ होता है। और कई बार उसमें गाना गाने वाले अन्य जो हैं छोटे छोटे कलाकार भी होते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस होता है, पर्दे पर जो दिखता है, हम उसी को जो है महत्व देते हैं। अब इसी क्रम में यहाँ पर कवि कहते हैं, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती। जो मुख्य गायक होता है, देखिए उसकी आवाज तो इतनी बुलंद होती ही है,
कैसी आवाज, उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतना अनुभव हो गया है कि गाते गाते उसकी जो आवाज है वो चट्टान जैसी जो है भारी स्वर उसकी हो जाती है। जब हम किसी नए काम को करते हैं तो हम जो है, हमारी जो जुबान है वो थोड़ी सी लड़खड़ाती है, हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। कहीं पर भी आप जाइए, आप किसी मंच पर जाइए भाषण देने के लिए, जब आप पहली बार जाएंगे तो आपकी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, आपका स्वर जो है हिलता हुआ होगा, आपकी जो भाषण में जो आपकी आवाज होगी वो जो है इतनी बुलंद नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आप जो है अनुभव करेंगे, धीरे धीरे आप में जो है इतना एक्सपीरियंस आप में आ जाएगा, आप जो है उस बात को, उसको जो है और अच्छे से, और एक दिन आप जो है बेझिझक होकर उस मंच पर जाकर के भाषण देंगे। ऐसे ही संगीतकार जब उसको जो है वो एक बड़ा कलाकार बनता है, क्योंकि सबसे पहले हम छोटे छोटे मंचों से होकर के एक बड़े मंच पर जाते हैं। संगीतकार का भी यही हाल होता है, पहले वो साथ में गाता है किसी के साथ में, धीरे धीरे वो मंच में पीछे गाता है, और धीरे धीरे जब उसमें जो है इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव से आ जाता है तो आगे तब जाकर के वो संगीतकार आ जाता है। बहुत कम लोग होंगे जो सीधे मंच पर जाते हैं, लेकिन जब पहली बार आते हैं तो उनको भी जो है एक बार के लिए जो है थोड़ा सा वो भी कांपने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो पीछे के जो कलाकार हैं उनके बारे में कहा गया है कि मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है। अब जो आगे से एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव वाला संगीतकार है जो गाता है, उसके पीछे से उसके साथ गाने वाले जो संगतकार होते हैं, वह आवाज सुंदर होती है, कमजोर कांपती हुई होती। कांपती क्यों है? क्योंकि वो मंच पर जो है अभी नया नया है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी जो है वो क्या है, कमजोर है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई। अब कहने का तात्पर्य यहाँ कवि का ये है कि वो जो पीछे का कलाकार है वो कहीं ना कहीं उस मुख्य गायक से छोटा ही है, या तो वो उसका छोटा भाई होगा या उसका वो कोई शिष्य होगा, और वो जो है उस गायक का साथ देने के लिए उस मंच पर आया हुआ है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या तो वो कहीं दूर से उस गायक का कोई रिश्तेदार होगा जो इस गायक से अभी नया नया गाना सीख रहा है। यानी कि हर मामले में वो इस मुख्य गायक से छोटा है, उसका शिष्य है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता है, और ये क्या करता है, जब मुख्य गायक गाना गाता है तो ये पीछे से अपनी आवाज को मिलाता है उस मुख्य जो गायक है उसके साथ। और जब देखिए आगे क्या होता है, वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। अब ये देखो, ये एक सिलसिला आज से नहीं, ये बहुत पहले से चलता है, प्राचीन काल से ही ये चलता आ रहा है। यहाँ कवि कहते हैं कि वह मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल, और ये सिलसिला पहले से ही चलता है, ऐसा नहीं है कि ये आज ही है। जो कलाकार होते हैं वो पहले पर्दे के पीछे से गाते हैं, पहले छोटे मंच पर गाते हैं, धीरे धीरे जो है वो सीखते हैं, और सीख करके एक दिन वो आगे जो है मुख्य नायक की भूमिका वही तो निभाते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जब भी कोई गाना गाया जाता है, एक तो मुख्य तान होती है, जो गाने के जो बोल होते हैं, इसमें 2-3 लाइनें जो हैं वो जो है चलते रहते हैं। उसके बाद उसमें अंतरे आते हैं, और अंतरे को जो है कभी उठाना होता है, कभी सुर में उसको जो है लगाना होता है। अब गायक जो है जब क्या करता है, उस अंतरे को उठाता है तो वो उसकी लय में खो जाता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी कि जो अंतरे होते हैं उनको गाने के लिए थोड़ा सा स्वर को उठाना बैठाना इस प्रकार से करना पड़ता है, यानी कि वो उस लय में, उस ताल में, उस तान में जो है इस प्रकार से खो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद। तब जो है अब वो क्या करता है, वो उस अंतरे को इतने सुर में गाता है कि वो मुख्य जो गाना है, गाने के जो मुख्य बोल हैं, उसके तान को, उसके लय को वो भूल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो जिन जटिल अंतरों को वो गायक गाता है, और जब वो अपने ही सुर में ऐसे खो जाता है कि जो मुख्य गाना है, जो मुख्य गाने के जो बोल हैं, उनके उनके सुरों को वो भूल जाता है, भटक जाता है, तब जो संगतकार होता है वही जो है स्थाई को संभाल लेता है।
जैसे समेटता हो मुख्य नायक का पीछे छूटा हुआ। जैसे कि जो वो पीछे छूट गया है, जैसे हम एक छोटी सी लाइन यहाँ पर गाते हैं, ऐ मालिक हम तेरे बंदे हम, ऐसे हैं हमारे कर्म, ठीक है, तो नेकी पर चले बदी पर। तो इस प्रकार से अब इसमें दूसरा जो अंतरा आता है तो उसमें उठाया जाता है कि जब ये अंधेरा घना छा रहा है तो वो उस अंतरे में खो जाता है। जब गायक गाना गाता है ना तो वो उस अंतरे में खो जाता है, और जो मुख्य गायक होता है वो पुनः उस अंतरे से उसको बाहर ला करके स्थायी भाव को वो संभाल लेता है। यानी कि गायक जहां डगमगाता है वहां वो जो संगतकार होता है वो संगतकार क्या करता है, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मुख्य गायक का कुछ सामान पीछे छूट गया हो और जिसे ये संगतकार जो है उसे समेट रहा हो, ठीक है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो जैसे कि उस गायकार को जब वो नया नया सीख रहा था गाने को, तब जो है उसको जो उसका गुरु है वो सिखाता है कि हाँ तुम गलत कर रहे हो, अब तुम्हें पुनः से जो है उस मुख्य जो बोल है वहां पर जाना है। तो उसे वो चीजें याद दिलाता है। वो कौन? जो संगतकार है। बोलने का तात्पर्य ये है कि मुख्य गाने वाला जो गायक है उसमें जब वो अंतरे पर जाता है तो वो गाने के बोल को कभी कभी भूल जाता है। तो इस बोल को जो है पुनः ये जो संगतकार है ये गा करके जो है उसे पुनः उन लाइनों पर, उन पंक्तियों पर वो लेकर आ जाता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तो जब जो है उस तार सप्तक यानी कि वो जो है उस लय में इतना खो जाता है, उसका गला जब बैठने लग जाता है, कभी कभी प्रेरणा साथ छोड़ देती हुई उत्साह अस्त होता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ। तो जब उसकी आवाज कभी कभी जो है बैठ जाती है तो उस मुख्य गायक को ढांढस उसको जो है तसल्ली देते हुए कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, फिर बीच में वो गाना शुरू कर देता है। कई बार आप देखते होंगे, आप जब मंच पर जाते हैं मुख्य गायक जो है कई बार उसकी आवाज बैठ जाती है, उस समय अचानक से पीछे से आवाज आती है, पीछे से कोई गा उठता है, तो जैसे मानो वो उस मुख्य गायक को ढांढस बंधा रहा हो, उसको तसल्ली दे रहा हो कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो जब ऐसा होता है तब वो जो संगतकार है वो इस मुख्य गायक का साथ देता है, उसको सुरों से सुर मिलाता है। कभी कभी यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी तो वो इस प्रकार से ही उसका साथ देता है। जब वो मुख्य अंतरे की तरफ चलता है, मुख्य गायक जब वो अंतरे गाता है और अंतरे गाते गाते वो जो है अपने ही सुर में खो जाता है, वो गाने के जो मुख्य बोल थे उसको भूल जाता है। वहां पर भी वो संगतकार पुनः उस गायक को उन लाइनों पर लेके आता है, गाने के उन बोलों पर लेके आता है और उस लय को, उस ताल को जो है वो मिलाता है और पुनः जो है गायक को वो याद आता है। और कभी कभी जब गाते गाते अपने ही सुरों में जो है वो अपने खो जाता है, उसका गला बैठ जाता है, अपने ही जो है वो खुद का प्रेरणा खुद से जो है वो उत्साहित होकर के कभी जो है वो गाने में इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है सारी चीजें, तब जो है तब भी ये संगतकार जो है उस गायक का साथ देता है। और जैसे ही उसे लगता है कि गायक की जो अब तान है, जो सुर है वो डूब रही है, तो ये जो है बीच से ही गा लेता है, मानो कि वो उस मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हो, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और कभी कभी वो ऐसे ही साथ देता है कि वो अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और ये भी कि फिर से गाया जा सकता है और गाया जा चुका रहा। यानी कि अभी भी जो है अगर सुर बिगड़ भी गए हैं तो फिर वो साथ देता है और फिर क्या कहता है कि अभी भी गाया जा सकता है जो गा चुका राग है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, और जो संगतकार होता है उसकी आवाज में एक हिचक होती है। जब हम किसी बड़े अपने गुरु से या अपने बड़ों के साथ मिलते हैं तो बहुत हमारी जो है एक अनुभव भरी आवाज नहीं होती है, हम नए नए होते हैं तो हमारी आवाज में एक हिचक सी सुनाई देती है।
यही इस संगतकार की आवाज में भी है। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं है। तो क्या ये जो संगतकार है ये अपनी आवाज को उस मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठा सकता है? उठा सकता है। इसकी आवाज भी बड़ी सुरीली है, ये भी बहुत अच्छा गाता है, लेकिन ये क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि ये इसकी विफलता नहीं है कि वो उस मुख्य गायक से ऊंचा नहीं गा रहा है। ये उसकी मनुष्यता है, ये उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं, आपके घर में भी चेयर है, ठीक है, और आपके स्कूल में भी चेयर है। क्या आप चेयर में नहीं बैठते हैं? बिल्कुल बैठते हैं। जब आप घर जाते हैं तो आप बड़े आराम से जो है, बड़े शौक से उस चेयर में अपने पाँव को उठा उठा करके बैठ जाते हैं। लेकिन वही चेयर जब आपके स्कूल में रखी रहती है, जो आपके टीचर के लिए रखी रहती है, तो आप कभी भी, जिन बच्चों में अनुशासन होगा, अच्छे संस्कार होंगे, तो वो कभी भी उस चेयर में नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्या वो बैठ नहीं सकता है? वो बैठ सकता है, लेकिन वो सम्मान करता है अपने शिक्षक का। वो सम्मान की वजह से उस चेयर में नहीं बैठता है। तो क्या ये पीछे इसी प्रकार, तो यहाँ पर इस पंक्ति को समझने के लिए ये जो संगतकार है ये भी गा सकता है, उस गायक की तरह, मुख्य गायक की तरह गा सकता है, उससे ऊंचा स्वर में वो गा सकता है, लेकिन वो नहीं गाता है क्योंकि वो सम्मान करता है उस मुख्य गायक का, तो वो अपने गुरु की तरह से मानता है, उसमें मनुष्यता है। ये उसकी विफलता नहीं है, बल्कि ये इसकी मनुष्यता है। और जब हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं, जब हम अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं, तो वो हमारी विफलता नहीं है, वो हमारी सफलता है, और वो सफलता हमें बहुत आगे तक ले जाती है। तो ये थी कविता संगतकार। तो इस कविता में कवि ने जो है संगीत या फिर किसी अन्य कार्य को करते समय जो साथ देने वाले होते हैं, जो मुख्य पर्दे पर आपको नहीं दिखते हैं, जो आगे आपको नहीं दिखते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। इस कविता को पढ़ने के बाद अब कहीं भी आप मंच पर किसी संगीत को सुनने जाएंगे, तो अब आपकी जो आंखें हैं या जो आपके कान हैं, वो उन संगतकारों को भी सुनेंगे, और देखते होंगे आप कई बार इन संगतकारों की जो आवाज होती है, जो मीठी आवाज होती है, वो मुख्य गायक से भी सुरीली होती है, लेकिन फिर भी वो उस मुख्य गायक से आगे नहीं गाते हैं, उससे ऊंचे स्वर में नहीं गाते हैं, क्योंकि वो सम्मान करता है उसका, क्योंकि वो उसके प्रति जो है मनुष्यता है, वो उसका आदर करता है। क्योंकि वो पीछे है, तो वो हर जो है, हो सकता है उस गायक को बहुत अनुभव हो, तो वो हो सकता है बहुत अच्छा गाता हो, लेकिन वो कभी भी जो है उससे जो है धीमे स्वर में ही गाएगा, ऊंचे स्वर में वो कभी भी नहीं गाएगा। जिस प्रकार से आप जो है अपने गुरु का सम्मान करते हैं, ऐसे ही ये जो संगतकार है ये उसका भी सम्मान करता है। आइए इन कविता की पंक्तियों के शब्दार्थ भावार्थ को आप कैसे लिखेंगे, ये हम यहाँ पर जानते हैं। तो इस कविता की जो रूपरेखा है, इस कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की मुख्य भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। संगतकार न केवल दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों में साथ देता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण व विकास में संगतकारों जैसे अनेक लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पर संगतकार सिर्फ एक संगीत के मामले में नहीं है। संगतकार का मतलब होता है साथ देने वाला। समाज में भी जब कोई नेता होता है, आप देखते हैं ना, नेता बनता है या कोई अधिकारी बनता है, तो सिर्फ और सिर्फ उस अधिकारी या उस नेता की ही भूमिका नहीं होती है किसी के विकास करने में। उसके पीछे से और भी जो लोग होते हैं, वो भी जो हैं उसमें उनकी मुख्य भूमिका होती है, लेकिन वो आगे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी भूमिका नहीं है। वो सभी जो है हमारे राष्ट्र और हमारे समाज के निर्माण में जो है, उन सभी का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे अनेक लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। कविता इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि सहयोगी की भूमिका और नायक के पीछे रहना उनकी कमजोरी नहीं है। तो यहाँ पर कविता में ये भी बताया गया है कि हम किसी मुख्य नायक या किसी सहयोगी की भूमिका निभाना, ये जो है हमारी कमजोरी नहीं है या उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये मानवीयता है। यदि हर व्यक्ति आगे आना चाहे, तो फिर जो है न तो समाज का विकास हो सकता है, ना ही हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है। कविता की दृश्यात्मकता कविता को ऐसे गति देती है मानो हम सब कुछ अपने समाज सामने जो है घटते देख रहे हैं। तो यहाँ पर कवि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मंगलेश डबराल जी ने ये लिखा है।
जन्म इनका 16 मई 1948 को ये उत्तराखंड स्थित टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था। बहुत जरूरी हमारे लिए, ये हमारे उत्तराखंड के ही एक कवि हैं और कहाँ के, टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ था। देहरादून से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष तथा आसपास से जुड़ गए। ठीक है। तत्पश्चात कला परिषद भारत भवन भोपाल में प्रकाशित त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक का कार्यभार इन्होंने संभाला। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि ये हमारे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने शिक्षा ली थी देहरादून से और दिल्ली में आकर के इन्होंने जो है पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास ही जुड़ गए थे। इसके बाद इन्होंने कला परिषद भारत भवन भोपाल से प्रकाशित त्रैमासिक पूर्वाग्रह में इन्होंने सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। अमृत प्रभात, जनसत्ता और सहारा समय में संपादन कार्य करने के पश्चात इन दिनों ये नेशनल बुक ट्रस्ट में अपनी सेवा दे रहे हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है तथा नए युग में शत्रु इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह लेखक हैं और लेखक की रोटी तथा कवि का अकेलापन गद्य संग्रह है और एक बार आयोवा यात्रावृत है। इनकी कविता कई विदेशी भाषाओं में भी अनुदित है। स्वयं डबराल भी एक ख्याति प्राप्त अनुवादक है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, पहल सम्मान, कुमार विमल स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार आदि से विभूषित इनको किया गया है। और कविता को हमने अभी समझा दिया है, कविता की काव्यांश को, और नेक्स्ट क्लास में हम इस कविता को कैसे, इसके शब्दार्थ और प्रसंग और भावार्थ आप कैसे लिखेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।